हेलो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बात कर रहे थे हमारे टॉपिक सॉल्यूशन की। ठीक है, और सॉल्यूशन में मैंने आपको कल बताया था आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बारे में। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। आदर्श विलयन वो होते हैं जो ताप और सांद्रता की प्रत्येक परस्पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। तो सारे बच्चों को सबसे पहले राउल्ट का नियम ऑन द टिप्स याद होना चाहिए। मैं फिर से याद दिला देता हूँ कि किसी विलयन में उपस्थित घटक का आंशिक दाब, माना कि दो घटक है Pa और Pb, तो उस घटक का आंशिक दाब उस घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। इसे अपन बोलते हैं राउल्ट का नियम। ठीक है, तो मैंने ये भी समझा दिया था आपको। इसके अलावा आदर्श और अनादर्श विलयन आपको बता देते। आदर्श विलयन एक्चुअल में आदर्श विलयन वैसे होते नहीं है, लेकिन प्रयोगशाला में कुछ क्षणिक फॉर्म में उसको बनाया जा सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे जो मेरा टॉपिक है, या मैं पहले आपको बता देता हूँ आदर्श विलयन क्या होता है। जो ताप और सांद्रता की प्रत्येक परस्पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उसे कहते हैं हम आदर्श विलयन। ठीक है, दूसरी चीज़ कि इनका जो आयतन परिवर्तन है वो शून्य होता है। ठीक है, मतलब विलय और विलायक का आपस में मिलाओगे तो जितना आयतन दोनों का होगा उतना ही आयतन विलयन का होगा। ठीक है बेटा। तीसरा है, इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता नहीं है, एंथैल्पी चेंज जीरो होता है। तो जितनी विलय और विलायक की जितनी ऊष्मा होगी उतनी ही विलयन की ऊष्मा होगी। ठीक है। तीसरा, जो अभिकारकों के मध्य जो अन्योन्य क्रिया या आकर्षण बल है वो उत्पादों के घटकों के मध्य अन्योन्य क्रिया और आकर्षण बल के बराबर होते हैं। ये 4 पॉइंट है आदर्श विलयन के। और अगर इसको उल्टा कर देते हैं अपन कि जैसे राउल्ट के नियम का पालन नहीं करती हैं, आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता है, ऊष्मा का परिवर्तन शून्य, एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता है, तो ये अनादर्श विलयन हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे आगे का टॉपिक है अनादर्श विलयन। ठीक है, ये इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है बेटा, अनादर्श विलयन। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है धनात्मक विचलन। धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। ठीक है, तो धनात्मक विचलन दर्शाने वाले आदर्श विलयन, उसके बारे में हम यहाँ पे आप लोगों से बात करें। कौन कौन से हैं? पहला नियम, पहला पॉइंट क्या है इसका? ठीक है, पहला पॉइंट ये है इसका कि घटकों का या जो अवयवी घटक है ए और बी, उनका जो आंशिक दाब है वो राउल्ट के दर्शाए गए वाष्प दाब से अधिक होता है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? देखिए, Pa इज ग्रेटर देन Pa नॉट XA और PB इज ग्रेटर देन PB नोट XB। ये इसका पहला पॉइंट है, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले आदर्श विलयनों के लिए। ठीक है, अनादर्श विलयनों के लिए। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि P इज ग्रेटर देन PA प्लस PB लिख सकता हूं बेटा। अब और इसके लिए अगर मैं यहाँ ग्राफ प्लॉट करता हूं तो ग्राफ किस तरह से आएगा? ठीक है, सामने देखो, हमने कल आपको बताया था राउल्ट के नियम के अनुसार एक ग्राफ प्लॉट करके बताया था आप लोगों को। ठीक है ना, उस प्लॉट हुए ग्राफ में मैंने बताया था कि एक तो y बराबर mc होता है और एक y बराबर mc प्लस x होता है। ठीक है, तो बड़ा हुआ होता है। वो ग्राफ इस तरह का था। यहाँ पे एक घटक की वैल्यू होती है, b घटक का मान 0 होता है। यहाँ पे एक घटक की वैल्यू 0 होती है और b घटक का जो x भी है, b घटक की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 रेखाएं खींचेंगे अपन। तो यहाँ पे हमारे पास आता है PA और यहाँ आता है हमारे पास PB नोट, और ये जो रेखा है वो इस तरह से स्लांटिंग होती है। ठीक है, हम इसको नहीं दर्शाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर तो पॉजिटिव डेविएशन दर्शाना है। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा? दाब को बढ़ा हुआ बताएंगे, तो दाब को हम यहाँ पे इस तरह से डिनोट करते हैं कि ये मूल बिंदु से दाब अधिक है। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं बेटा P इज ग्रेटर देन PA प्लस PB। आगे बात समझ में? ठीक है, चलो जी। उसी प्रकार हम यहाँ पे एक डेविएशन जो बनाते हैं वो इस तरह का बनाएंगे। एक डेविएशन जो बनाएंगे वो इस तरह का बनाएंगे। ठीक है बेटा, एक डेविएशन जो होगा मेरा वो इस तरह का होगा। ठीक है, तो अब हमें इस रेखा को तो मूल रेखा के रूप में शो नहीं करना है ना, इसलिए हम इसको तो टूटी हुई लाइन के फॉर्म में दिखाएंगे। तो पॉजिटिव डेविएशन है तो उभरा हुआ शो करना पड़ेगा। इस तरह से ये पॉजिटिव डेविएशन को ये रेखा शो करेगी। ठीक है, तो इसका भी पॉजिटिव डेविएशन होगा ना, इसका भी जो डेविएशन होगा वो क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। तो इस रेखा को भी हम क्या शो करेंगे? उभरा हुआ शो करेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करें आप लोगों से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? ये जो है ये आ जाएगा PB इज ग्रेटर देन
पी बी नोट एक्स बी, और ये आ जाएगा पी ए इज ग्रेटर देन पी ए नोट एक्स ए। आपको इसको देखना है और समझना है, ठीक है। ये है हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, धनात्मक विचलन। किसका बेटा, किसका धनात्मक विचलन है? अनादर्श विलयन का, ठीक है ना, पॉजिटिव डेविएशन। चलो भाई, ये हो गया इसका पहला पॉइंट। अगर हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट क्या होगा बेटा कि विलायक के अंदर विलय मिलाने पर आयतन परिवर्तन धनात्मक होगा। मतलब जो है डेल्टा वी की वैल्यू है वो क्या होगी बेटा, ग्रेटर देन 0 होगी। अब ये समझ में नहीं आया, मैं बताता हूँ आपको। सपोज कीजिए आपने 100 ml लिया वाटर, ठीक है, और 20 ml लिया एल्कोहल, है ना। तो ये कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए ना, कि 100 नहीं होगा, ये 102 या 105 होगा। मतलब क्या होगा, आयतन बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका दूसरा पॉइंट है, ठीक है, कि विलायक में विलय मिलाने पर विलयन का आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता है, या मैं कहूं कि विलयन का आयतन बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये टॉपिक बात करने का है, तो इसके बारे में आपसे बाद में बात करूंगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव डेविएशन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए बेटा, थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास इसका, ठीक है। आपको पता है तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, यहाँ पे जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो कैसी होगी। विलायक में विलय मिलाएंगे तो ऊर्जा का क्या होगा, अवशोषण होगा, एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा एच का जो वैल्यू है वो क्या होगा बेटा, डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जहां ऊर्जा का अवशोषण होता है वहां डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और जहां ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, बाहर निकलती है, वहां डेल्टा एच का वैल्यू हम क्या लिखते हैं, नेगेटिव। बात समझ में आएगी। ये 3 पॉइंट है। चौथा पॉइंट और आपके सामने, आप सब जानते हो फोर्थ पॉइंट कौन सा, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो फोर्थ पॉइंट के अंदर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि एक तो होता है विलायक, है ना, और एक होता है हमारे पास यहाँ पे विलय, है ना। तो विलय और विलायक मिलकर ही क्या बनाते हैं, विलयन। तो ये विलयन बन गया हमारे पास, ठीक है। बस ये थोड़ा सा आपको समझना है। तो ए और बी दो घटक हो गए, इन दोनों के मध्य की जो अन्योन्य क्रिया है, आकर्षण बल है, वो ए बी के मध्य आकर्षण बल से अधिक होता है। तो हम ऐसा लिखते हैं, ए और बी के मध्य आकर्षण बल या अन्योन्य क्रियाएं ए बी के मध्य आकर्षण बल से अधिक होता है, ज्यादा होता है। ये है हमारे पास फोर्थ पॉइंट। तो पॉजिटिव डेविएशन में साफ साफ सी बातें हैं, सीधी सी बात है। पहले तो क्या है कि जो दाब होगा, है ना, वो आंशिक दाब से ज्यादा होगा साहब, ठीक है, उसके घटकों के दाब से ज्यादा होगा। दूसरा, आयतन परिवर्तन जो है वो धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। ऊष्मा का अवशोषण होगा, और यहाँ पे ए और बी के मध्य अन्योन्य क्रियाएं, आकर्षण जो बल है वो ए बी के मध्य आकर्षण बल से अधिक होगी। या मैं कहूँ विलय और विलायक के मध्य अन्योन्य क्रियाएं विलयन के अन्योन्य क्रियाओं से अधिक होती है, उच्च होती है, आकर्षण बल ज्यादा होता है, ठीक है बेटा। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल समझाता हूँ, इसका उदाहरण समझाता हूँ। मैंने कहा था कि उदाहरण में ही क्या है, इसमें सब कुछ है, ठीक है। तो उदाहरण देखिए क्या है इसका, एथेनॉल और एसीटोन। क्यों है, मैंने कहा था ये बात करने का विषय है, ठीक है, एथेनॉल और एसीटोन, ठीक है बेटा। दूसरा एग्जांपल है यहां मेरे पास मेथेनॉल और वाटर, मेथेनॉल और वाटर। थर्ड एग्जांपल है मेरे पास एथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन। ये लो, एथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन, है ना, एथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है, इसके बारे में हम यहाँ पे बातें करते रहेंगे आपसे। इट इज क्लियर, बात समझ में आ गई। अब हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। तो अगर आपको ये समझ में आया है तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव वाला तो वैसे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, ठीक है बेटा। तो ये सेकेंड टाइप है इसका, वो है ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, ठीक है साहब। अब अनादर्श विलयन में दाब पहले क्या था, बढ़ता था, अब घट जाएगा। घटकों का आंशिक दाब राउल्ट के नियम द्वारा दर्शाए गए वाष्प दाब से कम होता है। इसका मतलब क्या होगा बेटा, पी ए इज लेस देन पी ए नोट एक्स है, और पी बी इज लेस देन पी बी नोट एक्स बी। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्थात मैं ऐसा लिख सकता हूं, P इज लेस देन पी
ए प्लस पी बी लिख सकते हैं। अब ग्राफ देखो, इसमें कर्व था, ठीक है, उभरा हुआ था ये कर्व, अब वो कॉन्वेक्स और कॉनकेव, समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये अब उल्टा हो जाएगा ग्राफ। मैं ग्राफ बना देता हूँ आप लोगों के लिए थोड़ा सा, ठीक है। चलो जी, ये जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसको तो हमें हटाना ही है, मैंने अभी आपको कहा ही था। क्योंकि इसको हटाएंगे तब ये डॉटेड लाइन ही शो करना है। मेन ग्राफ तो दूसरा आएगा हमारा, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे पी ए नोट और ये पी बी नोट है हमारा, ठीक है। ये कर्व जो है ये नीचे आएगा इस बार, ठीक है बेटा। और यहाँ पे हम लिखेंगे P इज लेस देन पी ए प्लस पी बी। ओके, इसका कर्व क्या आएगा, इस तरह से आएगा, और इसका कर्व क्या आएगा, इस तरह से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पी बी इज लेस देन पी बी नोट एक्स बी, और यहाँ क्या लिखेंगे बेटा अपन, पी ए इज लेस देन पी ए नोट एक्स। ये है हमारे पास अनादर्श विलयनों के लिए ग्राफ, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा ये, अभी तो फर्स्ट पॉइंट है, अभी और भी पॉइंट आना बाकी है, ठीक है बेटा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं दूसरी बात कर लेता हूँ आप लोगों से आगे की। सामने देखो बेटा, सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ पर, ठीक है, कि आयतन परिवर्तन जो है वो लेस देन 0 होगा। मतलब जब विलायक में विलय मिलाएंगे तो आयतन कम हो जाएगा। अब देखिए, वापस वही एग्जांपल लेता हूँ। 80 ग्राम पानी के अंदर अगर आपने 20 ग्राम अल्कोहल या कोई ऐसी चीज मिलाई है तो आयतन कितना हो जाएगा, लगभग 98, 100 होना चाहिए, है ना। अगर धनात्मक होता तो पॉजिटिव होता, ठीक है, और ऋणात्मक है तो आयतन कम हो जाएगा। तो जो आयतन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। आयतन जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसमें थोड़ा साइन मैंने उल्टा लगा दिया, आयतन इज लेस देन 0, उसमें आयतन का साइन चेंज कर लेना बेटा पहले वाले में, ठीक है। चलो जी, ये पहला पॉइंट हो गया इसका। दूसरा पॉइंट देखिए इसका, सॉरी तीसरा पॉइंट, जब विलायक और विलयन मिलाते हैं तो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा या अवशोषण होगा। उसमें अवशोषण होता है तो इसमें क्या होगा, उत्सर्जन होगा। तो यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। डेल्टा एच इक्वल्स टू नेगेटिव, मतलब यहाँ पे जब विलय और विलायक मिलाते हैं तो यहाँ पे ऊष्मा का उत्सर्जन अधिक होता है विलयन की अपेक्षा, ठीक है बेटा। तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। फोर्थ पॉइंट देखिए, यहाँ पे ये ए और ये बी, ए को आप अगर विलय मानते हो तो बी को आप विलायक मान लीजिए। दोनों अभिक्रिया करके विलयन बनाएंगे, ए बी और ए बी, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या होगा, इसमें यही चीज होगी कि साहब जो विलयन ए बी की अन्योन्य क्रियाएं हैं, जो आकर्षण बल है, ठीक है ना, वो क्या होगा, ए और बी के आकर्षण बल से कम होती हैं। तो यहाँ पे ए और बी की अन्योन्य क्रियाएं ए बी के अन्योन्य क्रियाओं से क्या होगी बेटा, कम होगी, या ए बी की अन्योन्य क्रियाएं क्या होगी, अधिक होगी। ये इसका सेकंड पॉइंट है जो कि आपको यहाँ पे समझना है, मतलब लास्ट पॉइंट फोर्थ वाला, ठीक है। आदर्श और अनादर्श विलयन, ये क्वेश्चन आ जाता है बहुत सी बार बोर्ड में, पूछा भी गया है, ठीक है। तो इसको भी आपको समझना है। चलो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके उदाहरण की, एग्जाम्पल की, ठीक है। तो उदाहरण कौन कौन से हैं मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ये है कार्बन टेट्रा क्लोराइड और बेंजीन, पहला एग्जाम्पल है अपने पास, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है मेरे पास यहाँ पे कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्लस एसीटोन। तीसरा एग्जाम्पल है बेटा हमारे पास, वो है मेथेनॉल और एसिटिक अम्ल। चौथा एग्जाम्पल है हमारे पास एसीटोन और एनिलीन, है ना, एसीटोन प्लस एनिलीन, ठीक है। फिफ्थ नंबर का जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड। 6 वाटर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ये इसके एग्जाम्पल है खूब सारे। और एक
7th और लिख सकते वाटर प्लस HCl। ये है हमारे पास इसके एग्जाम्पल आदर्श और अनादर्श विलयन के। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपका ये पूरा कंप्लीट होता है आदर्श और अनादर्श। यहाँ पे एक क्वेश्चन डाल सकते हो आप चाहो तो, आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर बताइए, डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श और अनादर्श विलयन में आपको यहाँ पे अंतर बताना है। ठीक है, चलो जी, अब हमारे पास जो टॉपिक है आगे का वो है विलयन के अणु संख्य गुणधर्म, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, है ना। विलयन के अणु संख्य गुणधर्म, अणु संख्य गुणधर्म क्या होते हैं, है ना, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। विलयन के अणु संख्य गुणधर्म, तो किसी भी विलयन के वे गुणधर्म, किसी भी विलयन के वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसे हम अणु संख्य गुणधर्म कहते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, किसी भी विलयन के वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसे हम अणु संख्य, उस विलयन का अणु संख्य गुणधर्म कहते हैं, उस विलयन का अणु संख्य गुणधर्म कहते हैं। और ये अणु संख्य गुणधर्म है हमारे पास 4। तो पहला है मेरे पास ये है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, है ना, और मैंने आपको कल बताया था कि ये वापस आएगा अवनमन। ठीक है, चलो जी, दूसरा है मेरे पास यहाँ पे क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन। अब बताएंगे उन्नयन क्या होता है, एलिवेशन। ठीक है, थर्ड है मेरे पास यहाँ पे हिमांक अवनमन। थर्ड क्या है बेटा, हिमांक अवनमन। और फोर्थ है मेरे पास यहाँ पे वो है परासरण दाब, परासरण दाब। ठीक है, ये टोटल 4 अणु संख्य गुणधर्म है, टोटल 4 मेरे पास अणु संख्य गुणधर्म है। ठीक है, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की, और उसी के बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। ठीक है, अणु संख्य गुणधर्म के बारे में। तो पहले ही अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आप लोगों से, तो वो है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता क्या है, उसके बारे में आपको समझाना है, बात करनी है। ठीक है, देखो सब पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं। हालांकि मैंने कहा था ना समझाया हुआ है, लेकिन फिर भी हम आपको बता ही देते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, देखो बेटा, किसी भी विलयन में 2 घटक होते हैं नॉर्मली, विलेय और विलायक। ठीक है, अच्छा वाष्प दाब कौन लगाएगा, वही घटक लगाएगा जो वाष्पशील होगा, भले वो विलेय हो या विलायक हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे कल्पना करते हैं कि माना किसी विलयन के अंदर विलायक वाष्पशील है, तो जो दाब लगाएगा वो विलायक ही लगाएगा। ठीक है, तो विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो उस वाष्पशील घटक के आंशिक दाब के समानुपाती होगा, ऐसा राउल्ट ने कहा था, हमें कहा था ना, किसी भी घटक का वाष्प दाब उस घटक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है, कहा था। तो हम उसी को ही थोड़ा सा फॉलो करेंगे और फॉलो करके यहाँ पर बातें करेंगे। ठीक है साहब, ये देखिए साहब, माना कि ये एक विलयन है ना, जिसमें ये विलायक है ए, जो वाष्पशील है, जो क्या है, वाष्पशील है। ठीक है, तो जो दाब लगाएगा वो पी ए ही लगाएगा, है ना, और इसके हम मोल भिन्न मान लेते हैं एक्स ए, और विलयन का वाष्प दाब है पी एस। ठीक है, तो किसी भी विलयन का दाब उसके वाष्पशील घटक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ठीक है साहब, वाष्पशील घटक ए है, उसका मोल भिन्न एक्स ए मान लो। इसको सॉल्व करेंगे तो पी एस बराबर पी ए इंटू एक्स ए आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, सामने देख लीजिए, प्रॉब्लम होता नहीं है ना। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं बेटा, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होगा। तो यहां लिख दें क्या हम, एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी लिख सकता हूं। तो ये पी एस इक्वल्स टू पी ए 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें, तो आराम से हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो पी एस बराबर पी ए माइनस पी ए एक्स बी लिख सकता हूं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है मुझे, है लिख सकता हूं।
ओके, तो पी ए माइनस पी बी आराम से लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखिए साहब, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, देखो बेटा, पी ए एक्स बी बराबर, ऐसा लिख दूं, पी ए माइनस पी एस, अंदर ले जाऊं तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा। दिख रहा है आप सबको यहाँ पे, तो है ना, दिख रहा है ना। चलो जी, अब हम इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको इधर कर लेते हैं, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं क्या, एक्स बी बराबर, एक्स बी बराबर ऐसा लिख सकता हूं ना, पी ए माइनस पी एस अपॉन पी ए, और इसे बोलते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। किसी भी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसके मोल अंश के बराबर होता है। ठीक है, ऐसा कहा था किसने राउल्ट ने। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं बेटा, एक्स बी बराबर डेल्टा पी अपॉन पी ए, तो पी ए माइनस पी एस अपॉन पी ए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है। डेल्टा पी बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं वाष्प दाब का अवनमन, और डेल्टा पी अपॉन पी ए बराबर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है।